नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या जिसको नस्लीय भेदभाव भी कहा जाता है। सिंपली इसको कहा जाए कि ये क्या होता है, तो ये एक दूसरे के प्रति जो नस्ल के रूप में, या जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ब्लैक है तो वाइट जो है उससे नफरत करता है उसके रंग के कारण, या फिर मान लीजिए कि उसके जो फिज़िकल फीचर हैं, जैसे कि चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ हैं, उनके जो फेस के फीचर्स हैं वो अलग होते हैं, तो इसलिए उनसे नफरत या घृणा करना या डिस्क्रिमिनेशन करना। तो कहने का मतलब ये कि ये भेदभाव होता है जो कि किसी के रंग पे आधारित हो सकता है, किसी के जो फिजिकल फीचर्स हैं, चेहरे की जो बनावट है, या लंबाई या कद या उसको लेकर हो सकता है, या फिर उनकी राष्ट्रीयता को लेकर भी हो सकता है। जहाँ तक बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो यूडीएचआर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट की है, उसके अंदर आर्टिकल 2 के अंदर ये कहा गया है कि भाई सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं और सभी जो लोग हैं ये राइट्स या फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, फिर चाहे वो भेदभाव रेस पे हो, कलर पे हो, सेक्स पे हो या रिलीजन पे हो। तो यहाँ पर रेस जो वर्ड है वो अपने आप में ये बताता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर 1963 में एक डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट की गई थी, जिसके अंदर की ये बात कहा गया था कि भाई फंडामेंटल इक्वालिटी होगी सभी लोगों के बीच में, और साथ ही ये भी कंफर्म किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर और एथनिक ओरिजिन इज़ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। यानी कि अगर लोगों के बीच पर रेस, कलर, एथनिक ओरिजिन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो जो मानव अधिकार हैं उनकी वायलेशन होगी, एंड इज़ ऑब्स्टेकल टू फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन अमंग द नेशन एंड पीपल्स। और ये एक तरह से बाधा होगी किस चीज़ में? फ्रेंडली रिलेशन या पीसफुल रिलेशन अमंग नेशन, यानी कि जो देशों के आपस में संबंध होते हैं उनमें ये एक तरह से बाधा उत्पन्न करेगी अगर ये चीज़ होती है तो। नेक्स्ट इसमें दोस्तों इंटरनेशनल कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, जिसको कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता था। अडॉप्ट इसको किया गया था 1965 में और कम इनटू फोर्स इसका 1969 में हुआ था। और इस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अंदर ही डिफाइन किया गया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसकी की वर्डिंग आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर इसको अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो भाई किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्शन, प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रेस, कलर, डिसेंट और नेशनल और एथनिक ओरिजिन, ठीक है ना। यानी कि आप किसी को उसकी अलग से एक पहचान बना देते हैं, जिसको बहिष्कार कर देते हैं, रोक लगा देते हैं, या कोई वरीयता या पसंद रखते हैं अपनी, जो कि इस आधार पे हो कि भाई इसका रेस क्या है, इसकी कलर क्या है, इसका कुल वंश क्या है, या इसकी नेशनैलिटी या इसका एथनिक ओरिजिन कहाँ से आया है। अगर इन सब बेसिस को मानते हुए आप उस पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन, प्रेफरेंस या डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन लगाते हो, और ऐसा करने का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि भाई आप उसको जो नॉर्मल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल लाइफ है उससे अलग रखते हो, कि भाई आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इसे कहा गया है नस्लीय भेदभाव, ठीक है ना, कि आपकी नस्ल या आपकी ये रेस है वो अलग है और आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। डेफिनेटली अगर हम एशियन वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ हो सकता है, अगर जो वेस्टर्न कंट्री वाले यहाँ आते हैं तो उनके साथ हो सकता है। हालांकि कहने के लिए नस्लीय है पर इसमें कुछ और एलिमेंट भी जुड़े होते हैं। नो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, कि यह स्टेट जो है उसकी क्या ड्यूटी या कर्तव्य है कि वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एंड कर सकते हैं। आर्टिकल 2 जो है इस कन्वेंशन का, उसके अंदर ये बताया गया है कि उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि भाई जो स्टेट पार्टीज होंगी इस कन्वेंशन की, वो किसी भी एक्टिविटी या एक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी जहाँ पर कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता हो। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी व्यक्तियों के समूह के अगेंस्ट, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट भी हो सकता है। और इसके साथ ही स्टेट पार्टी ये भी इंश्योर करेगी कि जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक अथॉरिटी हैं, चाहे वो नेशनल हो या लोकल हो, उस स्टेट की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 की स्टेट पार्टी जो होंगी इस कन्वेंशन की, वो किसी को डिफेंड नहीं करेंगी, किसी को स्पॉन्सर नहीं करेंगी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर, चाहे वो कोई व्यक्ति कर रहा हो या व्यक्तियों का समूह या कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा हो। नंबर 3 है कि हर स्टेट पार्टी जो होगी वो इफेक्टिव मेजर अडॉप्ट करेगी, जिसमें कि वो रिव्यू करेगी गवर्नमेंट की नेशनल या लोकल पॉलिसीज, और ऐसा कोई भी लॉ या कोई ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता हो उसको एंड करेगी, उसको नलिफाई कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं वो प्रोहिबिट करेंगी या फिर एंड करेंगी, फिर चाहे वो कानून बना के हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, फिर चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा रहा हो, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जा रहा हो।
नेक्स्ट है कि जो स्टेट पार्टी हैं वो इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट वो इक्वली जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और जितने भी जस्टिस प्रोवाइड करवाने वाले उनकी बॉडीज़ हैं वो सबको इक्वली ट्रीटमेंट करेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और साथ ही जो है व्यक्तियों को सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, किसी भी तरह की वायलेंस जो है वो अगेंस्ट द पर्सन जो है वो नहीं होनी चाहिए और स्टेट को इसको इंश्योर करना चाहिए कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन, कि ये बातें तो बता दी गई पर इनका इम्प्लीमेंटेशन इनको लागू किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि भाई कमेटी बनाई जाएगी जो कि ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे होगी, जिसमें कि 18 मेंबर होंगे जो कि हायर मॉरल स्टैंडिंग के होंगे। इसमें जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट पार्टीज के द्वारा चुने जाएंगे और ये कमेटी जो होगी वो इस बात के लिए एम्पावर्ड होगी कि वो देख सके कि जो स्टेट पार्टीज ने बातें कही हैं, जो ऑब्लिगेशन जो मानी है कि भाई हम ऐसा करेंगे, उनको वो लागू कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। पार्टी जो होंगी इस कन्वेंशन की वो सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट सबमिट करेंगी थ्रू दिस कमेटी कि भाई उन्होंने क्या क्या मेजर अडॉप्ट किए हैं इस कन्वेंशन में जो बातें कही गई हैं उनको लागू करने के लिए। ये जो कमेटी होगी उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि वो जो जनरल असेंबली होगी उसको एनुअली रिपोर्ट सबमिट करेगी। नेक्स्ट दोस्तों इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो कमेटी होगी उसका मेन टास्क होगा रिपोर्ट को कंसीडर करना जो कि स्टेट पार्टीज के द्वारा सबमिट की जाएंगी और कमेटी जो है वो जनरल रिकमेंडेशन या सजेशन कर सकती है जो कि वो इन रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी तरफ से सबमिट कर सकती है। और इसमें स्टेट पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस रिपोर्ट पर जो अपने कमेंट है वो सबमिट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक स्टेट पार्टी जो है अगर उसको लगता है कि दूसरी स्टेट पार्टी जो है इस कन्वेंशन की वो उन बातों को फॉलो नहीं कर रही है जो कि इस कन्वेंशन के अंदर बताई गई है, तो फिर वो कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है, जिसकी कंप्लेंट या कम्युनिकेशन कर सकती है। और कमेटी को जब भी इस तरह का कोई कम्युनिकेशन या कंप्लेंट मिलती है तो फिर वो उस पार्टी को फॉरवर्ड कर देती है जिस पर कि ये आरोप है कि वो इस कन्वेंशन के अंदर जो बातें हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, जो उनको फॉलो नहीं कर रही। और जिस दिन से उस स्टेट पार्टी को ये कम्युनिकेशन मिलता है कमेटी की तरफ से, वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना जवाब सबमिट करेगी। और अगर जो है मैटर का हल नहीं निकलता है विद इन 6 मंथ ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन बाय द ऑफेंडिंग स्टेट, तो उस सिचुएशन में जो मैटर की 2 पार्टियां उनमें से कोई भी चाहे तो वो कमेटी को नोटिफाई कर सकती है इस मामले में कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो उस सिचुएशन में जो मैटर है वो अब कमेटी के पास डायरेक्टली आ जाता है और कमेटी जो है फिर उसको अपने तरीके से डील करेगी और पार्टी से उस संबंधित किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करेगी। और अगर कमेटी को सफिशिएंट लगता है तो वो एक एडहॉक कॉन्सिलिएशन कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है और इसके लिए एक जो चेयरमैन है उसको भी अपॉइंट कर सकती है। और साथ ही साथ इसमें 5 मेंबर भी होंगे और ये जो मेंबर है वो कमेटी से भी हो सकते हैं या कमेटी के बाहर से भी हो सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट होंगी वो यूनानिमसली बोथ द पार्टी की कंसेंट से होगी, यानी दोनों पार्टी जब एग्री होंगी तभी अपॉइंटमेंट होगी। और इसके जो गुड ऑफिसेज होंगे वो दोनों पार्टीज को प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि इस डिस्प्यूट को एमिकेबली या बड़े फ्रेंडली वे में सॉल्व करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कि आपको पता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं किसी स्टेट पार्टी को, अगर उनको लगता है कि भाई मेरा जो देश है ये क्या कर रहा है, ये उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं। ये जो सिस्टम है ये ऑप्शनल है, यानी इसके अंदर जो स्टेट पार्टी है वो इसको रिकग्नाइज करेगी कि वो इस सिस्टम को अवेल करना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो चाहती है तो वो रिकग्नाइज करेगी, अगर वो नहीं चाहती है तो उसको फिर रिकग्नाइज नहीं करेगी और उस पर ये प्रोविजन इम्प्लीमेंटेड नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रेसिज्म, जो कि 2001 में कंडक्ट की गई थी। इसमें एक इंटरनेशनल कॉल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आह्वान किया गया था कि भाई जितनी भी ये प्रॉब्लम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की या इससे जुड़ी हुई उन सबको समाप्त किया जाए। और इसी के अंदर एक डिक्लेरेशन और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था वो अडॉप्ट किया गया था। वो डिक्लेरेशन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या क्या कंटेन किया गया था वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जनरल असेंबली का ये भी कहना था कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमें मदद मिली है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पूरे वर्ल्ड में 5 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने इस पर अपॉइंट करें ताकि इस मैटर को और ज़्यादा सफिशिएंट तरीके से कंट्रोल किया जा सके। धन्यवाद।